नमस्कार साथियों। जैसा कि समाचारों में है कि 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव 16th वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 29 जून को मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे दोनों ने मिलकर पूरा कार्यक्रम वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से संबंधित घोषित किया था, जिसमें सर्वप्रथम 5 जुलाई 2022 को नोटिफिकेशन जारी हुआ। 19 जुलाई 2022 को नामांकन की अंतिम तिथि थी। 20 जुलाई 2022 को जैसा कि प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 4 में मेंशन किया गया है कि जिस दिन नामांकन की अंतिम तारीख होती है उससे ठीक अगले दिन से स्क्रूटिनी यानी जांच, नामांकन की जांच शुरू हो जाती है। फिर अगले 2 दिनों में या अगले ही दिन यानी कि 22 जुलाई 2022 को किसी भी प्रत्याशी द्वारा अपना नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी और 6 अगस्त 2022 को पोल होना है यानी वोटिंग होनी है वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, और उसी दिन मतगणना संपन्न हो जाएगी। उसी दिन मतगणना कैसे संभव हो पाएगी? उसका कारण ये है कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वोटर्स होते हैं, इलेक्टर्स होते हैं, उनकी संख्या मतलब इन कंपैरिजन टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन राष्ट्रपति के चुनाव की तुलना में बहुत कम होती है। यानी कि विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी नहीं करते हैं। तो जैसा कि अवगत है, 10 अगस्त 2022 को निवर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी का कार्यकाल समापन हो रहा है। 11 अगस्त 2022 से नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। अभी जो उपराष्ट्रपति चुनाव है उनमें 2 प्रत्याशी हैं। सत्ता पक्ष के दलों से जो प्रत्याशी हैं वे हैं श्री जगदीप सिंह धनखड़ जी, और जो विपक्ष की तरफ से प्रत्याशी हैं वो हैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा। तो इन 2 प्रत्याशियों के बीच उपराष्ट्रपति चुनाव का पोल होना है। तो संविधान के अनुच्छेद 324 में, जिसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के संदर्भ में प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 एंड प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूल्स 1974 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। वहाँ यह संदर्भित है, मेंशन्ड है कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन भारत के निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग में निहित है की शक्तियाँ ये जो हैं वो भारतीय निर्वाचन आयोग में निहित हैं। तो सेक्शन 4(3) ऑफ एक्ट मीन्स प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एक्ट 1952 में ये मेंशन किया गया है कि निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति से 60 दिन पहले या उसके बाद, 60 दिन पहले या उसके ठीक बाद, या 60 दिन के बाद जब भी कार्यकाल समापन होने से पहले नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में एक मुख्य अंतर निर्वाचक मंडल का है। संविधान के अनुच्छेद 66 में ये कहा गया है, यानी आर्टिकल 66 में ये मेंशन्ड है कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वे निर्वाचित सदस्य हों चाहे मनोनीत सदस्य हों, सभी सदस्य उपराष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी करते हैं, परंतु विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं करते हैं, यानी इलेक्टर नहीं होते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में विधानसभाओं, लोकसभा और राज्यसभा इनके निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं भागीदारी करते हैं। तो अभी जो निर्वाचक मंडल बनेगा उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उसमें 233 राज्यसभा के सदस्य, जिनमें के 12 मनोनीत सदस्य होंगे, 233 निर्वाचित सदस्य हैं, और 12 मनोनीत सदस्यों को अगर जोड़ लिया जाए तो 245 राज्यसभा के सदस्य होंगे और 543 लोकसभा के सदस्य होंगे, जिन्हें मिलाकर कुल संख्या 788 हो जाती है।
इनमें से यदि रिक्तियाँ होंगी या रिक्तियाँ भरी जा चुकी होंगी तो यथा रिक्वायरमेंट, यानी जैसी की आवश्यकता होगी वैसे आवश्यकता के अनुसार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोटर्स की यानी इलेक्टर्स की एक सूची जारी करेगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संदर्भित दो चीज़ें हैं जिनको मैं यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले एक गुप्त मतदान। गुप्त मतदान में एक फैक्ट आता है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है कि जहाँ गुप्त मतदान होगा, सीक्रेट बैलेट होगा, राष्ट्रपति चुनाव में भी और उपराष्ट्रपति चुनाव में भी, वहाँ यह है कि यदि वोट को ओपन कर दिया गया, इलेक्टर ने बैलेट पेपर में अपना वोट रिकॉर्ड किया और उसको किसी के सामने और किसी भी तरीके से ओपन कर दिया तो वह वोट निरस्त कर दिया जाएगा। दूसरी बात, गुप्त मतदान होने के कारण राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं किया जाता। इस पॉइंट पर मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, बहुत एम्फेसाइज इसको मैं कर रहा हूँ, इस वजह से कि यह परीक्षा में पूछा भी जा चुका है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी की जा सकती है कि नहीं। क्योंकि व्हिप जारी नहीं किया जा सकता, व्हिप जारी करने का मतलब कि पार्टी लाइन पर ही वोट करने की आवश्यकता नहीं है। वोटर यानी इलेक्टर अपनी इच्छा अनुसार अपनी ओपिनियन से किसी को भी वोट कर सकता है। अर्थात एक और महत्वपूर्ण बात कि उस पर दल बदल अधिनियम, दल बदल निरोधक अधिनियम, एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर लागू नहीं होता। यानी कि यदि वोटर ने, जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई मेंबर है और उसने सत्ता पक्ष यानी भाजपा के द्वारा प्रस्तावित किसी कैंडिडेट के पक्ष में वोट कर दिया तो उसका वोट उस व्यक्ति पर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर की। और इसकी रिटर्निंग ऑफिसर जैसे राष्ट्रपति चुनाव में होता है कि राज्यसभा या लोकसभा का महासचिव बाय रोटेशन, जैसे अगर पिछले चुनाव में लोकसभा का महासचिव होगा तो इस चुनाव में राज्यसभा का होगा, वैसे ही नियुक्त किया जाता है। इस बार रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा के महासचिव को बनाया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर लोकसभा के महासचिव को। तो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए इस बार जो रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है वह उत्पल कुमार सिंह, जो कि लोकसभा के महासचिव हैं, उनको रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। क्योंकि पिछले वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो व्यक्ति रिटर्निंग ऑफिसर थे वह राज्यसभा के महासचिव रहे थे। अब आती है बात नामांकन की। तो नामांकन की प्रक्रिया में बात करें तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक अंतर है कि नामांकन के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव में 20 प्रपोजर्स यानी 20 प्रपोजर्स और 20 सेकंडर्स की आवश्यकता है, यानी 20 प्रस्तावकों और 20 अनुमोदकों की आवश्यकता है। एक प्रस्तावक या एक अनुमोदक केवल और केवल एक ही नामांकन पत्र में अपना प्रपोजल या अनुमोदन कर सकता है, किसी अन्य में नहीं। जो इलेक्टोरल कॉलेज है, निर्वाचक मंडल है, उसी में से 20 प्रस्तावक अलग होंगे, 20 अनुमोदक अलग होंगे। दूसरा, जिस प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में 15,000 रुपये सिक्योरिटी राशि जमा की जाती है आरबीआई में, वैसे ही आरबीआई में भी एक अकाउंट इस तरह का होता है जिसमें जो इसी संदर्भ में बनाया गया है, चुनाव की सिक्योरिटी राशि जमा करने संदर्भित, वहाँ यह राशि जमा की जाती है। और ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी 15,000 रुपये की राशि जमा की जाती है। नामांकन की प्रक्रिया में और एक और बात यह है कि जिस तरीके का पब्लिक नोटिस में रिटर्निंग ऑफिसर ने मेंशन किया गया होगा उसी प्रकार से नामांकन की प्रक्रिया चलती है। किसी पब्लिक हॉलीडे में नामांकन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। किसी भी दिन जो वर्किंग डे होता है उसमें 11 बजे से यानी 11 AM से 3 PM यानी कि दोपहर बाद के 3 बजे तक ही नामांकन स्वीकार किए जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने के लिए या तो प्रत्याशी स्वयं जा सकता है या उसका कोई प्रपोजल या सेकंडर भी उसके बिहाफ पर नामांकन कर सकता है। अब बात आती है पोलिंग की। तो पोलिंग के लिए जैसा मेंशन किया गया है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस रूल 1974 में ये बात मेंशन की गई है कि जो पोलिंग होगी वह पार्लियामेंट में होगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में होगी। जैसे अभी रूम नंबर 63 में वोटिंग होगी, वैसे ही प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी रूम नंबर 63 में वोटिंग की प्रक्रिया की गई है। और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी नियुक्त किए जाते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बैलेट बॉक्स को लाना, बैलेट पेपर्स को लाना और उनको फिर पूरी पोलिंग की प्रक्रिया समापन हो जाने के बाद उसको पहुंचाना, इन सब चीज़ों में
रिटर्निंग ऑफिसर की मदद करने के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के पद से संबंधित, उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित जो चीज़ें मेंशन की गई हैं भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कुछ आर्टिकल्स की मैं चर्चा यहाँ करना चाहूँगा। जैसे आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में यही ये कहा गया है कि देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में यह मेंशन किया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। और जब भी वह, ये आर्टिकल 64 की ही मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, कि जब भी वह राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन कर रहा होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आर्टिकल 65 में दी गई हैं, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो जिस वक्त वह राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यों का निर्वहन कर रहा होगा, उस समय उसको सभी उपलब्धियाँ, भत्ते, विशेषाधिकार, जो भी सारी सुविधाएं होती हैं वह राष्ट्रपति के पद के अनुसार ही प्राप्त होंगी। यानी वह उस कार्यकाल में राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। और जैसा कि एक और महत्वपूर्ण फैक्ट मेरे को भी याद आया है कि वाइस प्रेसिडेंट को उस उपराष्ट्रपति के रूप में, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सैलरी नहीं दी जाती है। आर्टिकल 97 में ये मेंशन्ड है कि उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में सैलरी दी जाती है, जो कि 4 लाख रुपए वर्तमान में है। 4 लाख रुपए मासिक वेतन उनको दिया जाता है राज्यसभा के सभापति के रूप में, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति के रूप में उनका कोई वेतन, किसी तरह के भत्ते या वो सुविधाएँ नहीं होती हैं। सभी सुविधाएं, भत्ते जो भी हैं, उनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स होने के कारण उनको प्राप्त होती है। तो राष्ट्रपति कब कब किन किन परिस्थितियों में, उपराष्ट्रपति कब कब किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति के रूप में कार्यों का निर्वहन करता है, तो ये बात आर्टिकल 65 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कही गई है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, पद त्याग या रिमूवल, यानी उसको हटाए जाने पर, इन कारणों से यदि आकस्मिक रिक्ति होती है राष्ट्रपति के पद की, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। हाँ, एक और तथ्य यहाँ है कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे, उपराष्ट्रपति का पद भी यदि रिक्त होगा किन्हीं कारणों से, तो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेंगे। दूसरा है कि अनुपस्थिति या बीमारी या अन्य किसी कारण से अगर राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है, तब भी उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यवहन करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में उनको सभी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार, वेतन, जो कुछ भी प्राप्तियां होती हैं, वह सब राष्ट्रपति के रूप में होती है, राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं होती। ना ही वे राज्यसभा के सभापति के रूप में उस कार्यकाल में कोई कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वह उनके पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की है। हालांकि जब तक कि उनका उत्तराधिकारी उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। और त्याग पत्र के द्वारा वह अपना राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र भी दे सकते हैं। त्याग पत्र के द्वारा या राज्यसभा में एक प्रस्ताव के द्वारा, राज्यसभा में बहुमत से पारित कोई प्रस्ताव हो और लोकसभा भी उस पर सहमत हो, इस प्रकार के एक प्रस्ताव द्वारा, जो कि 14 दिन की पूर्व सूचना पर भी दिया गया हो, ऐसे प्रस्ताव द्वारा उनको रिमूव भी किया जा सकता है उनके पद से। ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।